हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्टूडेंट इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो यूपी बीएड से संबंधित हम लोग का सिलेबस पर चर्चा किए थे और ग्रुप डी का चर्चा किए थे, रेलवे ग्रुप डी का। तो यूपी बीएड का आज हम लोग, क्योंकि यूपी बीएड का जो परीक्षा है वो आपके 20 अप्रैल उसका संभावित डेट है, तो इसलिए हम उसको देखते हुए, जो कि काफ़ी करीब है, तो हम लोग ज़्यादातर बीएड पर फोकस करेंगे। उसके बाद फिर जो शेष समय बचेगा उसके आगे फिर हम बाकी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको उस दिन ये बताए थे कि जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो जो सिलेबस में जिस सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे उसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले है कि यूपी बीएड में जो है आज हम लोग जनरल हिंदी जो है इसको हम देखेंगे, इसका अध्ययन करना है। तो इसमें हम लोग को नॉर्मली क्या क्या अध्ययन करना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें तो इसमें आपको तद्भव और तत्सम से प्रश्न, संज्ञा से अवयव तक, जैसे आप पढ़े होंगे कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इस प्रकार से इसमें संज्ञा से अव्यय तक जो है वो सबका हमें अध्ययन करना है। संधि, संधि से भी क्वेश्चन बनता है। वर्ण जो अक्षर होते हैं, भाषा, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और रस, छंद, अलंकार, समास इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया हिंदी। हिंदी में हमें नॉर्मली इसका इतने का तो अध्ययन हर हाल में हमें करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ प्रश्न कहीं से बन सकता है, बनने की संभावना होती है। तो हम उस अध्ययन से, इस हिसाब से हम तेजी से अध्ययन, दूसरी चीजें हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम हम 3 क्लास में हिंदी को समाप्त करेंगे। उसके बाद रीजनिंग होगा, मैथ होगा। इस सब के बाद हम लोग करंट्स का भी क्वेश्चन लेकर बीच में आएंगे और जल्दी से हमें तेजी से, क्योंकि समय कम है, तो हमें कम से कम 5 सेट जो इसके प्रैक्टिस सेट हैं उसको हमें सॉल्व करना होगा, कि जिससे हमें आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों में हम देखें, हिंदी की स्टार्टिंग आपको ये मालूम हो गया कि हमें हिंदी में पढ़ना क्या है। ये देखिए, इसमें लिखा नहीं है कि उपसर्ग और प्रत्यय, ये लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अध्ययन कर लेते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय, जो कि अभी हम सिलेबस, हिंदी का जो सिलेबस है हिंदी में लिखाए हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं। देखिए, उपसर्ग के बारे में सिंपल सी चीजों को समझने कि उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग को ऐसे समझिए कि उपसर्ग एक शब्दांश है। शब्दांश मतलब एक शब्द का अंश है, छोटा सा शब्द का अंश। शब्द का अंश क्या हो सकता है? अक्षर हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अक्षर से अक्षर का अगर जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में रख दे तो शब्द बन जाता है, जिसका कोई अर्थ होता है। और 2 से अधिक शब्दों को अगर व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाए तो वाक्य बन जाएगा। वाक्य को अगर जो इकट्ठा रख दिया जाए व्यवस्थित क्रम में, तो वो एक कहानी या स्टोरी किसी भाषा का होगा, जिस भाषा का होगा उस भाषा में बन जाएगा। तो शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, शब्द का छोटा सा अंश होता है क्या? उपसर्ग। और ये उपसर्ग का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये किसी शब्द में जब जुड़ेगा तो उसके अर्थ को प्रकट करेगा, ये आपको मालूम। दूसरी चीज, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग शब्द, जो शब्द होगा उसके प्रारंभ मतलब शुरुआत में जोड़ा जाएगा, आगे जोड़ा जाता है, ऐसे कहिए। तो उपसर्ग, अब देखते हैं उपसर्ग। ये उपसर्ग कुछ दिए हुए हैं, जैसे प्रणाम। अब प्रणाम में हम देख लें तो प्रणाम में प्रा शुरुआत में जोड़ दिया गया है, प्रणाम, प्राणाम, प्रणाम। अब इसमें प्रा जो है ये उपसर्ग है। इसमें है अपयश, अपयश में देखिए अप है, अपयश जोड़ दिया गया तो अपयश हो गया। अनु, अनुरूप, सुकाल, सुकाल, अभिराम, अभिराम, परिसर में पर। अब देखिए, ये जो इतने हैं हम बीच बीच में लाइन कर दिए हैं। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है कि प्रणाम, अपयश, अनुरूप, सुकाल, ये जो इतने हैं ये तत्सम उपसर्ग है। तत्सम और तद्भव भी जब हम अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें प्रणाम में प्रा, अपयश में अप, अनुरूप में अनु, सुकाल में सु, अभिराम में अभि और परिसर में परि, ये सब उपसर्ग है। अब हम आगे आते हैं जो अकाल, अकाल, अनबन, बिनमोल, इसमें आपका तद्भव उपसर्ग है। ये तीनों तद्भव उपसर्ग है, लेकिन ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल इसलिए बता रहे हैं
कि आप ये समझिए कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग के भी कई रूप होते हैं, कई प्रकार का होता है, लेकिन आपको कुछ नहीं देखना है, केवल आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल आपको सही आंसर निकालना है। तो बस इतना आप समझें कि जो शब्द होगा, शब्द की शुरुआत में कुछ शब्दांश जुड़ा हुआ रहेगा, शुरुआत में वही उपसर्ग होगा। तो आपके समझ में आ गया, अकाल में आ, अनबन में अन, बिनमोल में बिन, तो ये आपका जो होता है ये उपसर्ग हो जाएगा। अब आ गया कुछ देखिए, कमजोर, खुश मिजाज, गैर हाजिर, तो आपको थोड़ा सा ये शब्द अलग लगता है। ये अक्सर क्या है, ये असल में विदेशी उपसर्ग है, इसको बोलते हैं विदेशी उपसर्ग। ये विदेशी उपसर्ग, जैसे कमजोर, कम में कम जोर, खुश मिजाज में खुश, गैर हाजिर में गैर, क्योंकि आपको ये मालूम हो कि हम अगर जो ऐसा आता है तो ये भी आपका उपसर्ग होगा। ठीक, अब इसी प्रकार से कुछ और अलग तरीके से एग्जांपल्स हैं, जैसे सब स्टेशन, वाइस चांसलर, हेडमास्टर। इसमें देखिए, इसमें सिंपल से है, आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग आपका ये होगा, वाइस में वाइस होगा, हेडमास्टर में हेड होगा। ये जो होते हैं ये अंग्रेजी उपसर्ग है, और ये विदेशी उपसर्ग हो गया, ये आपका अंग्रेजी उपसर्ग हो गया। अब जैसे सब इंस्पेक्टर है, आपको पूछ सकता है, सब स्टेशन है तो सब इंस्पेक्टर पूछ सकता है, वाइस चांसलर है वाइस प्रिंसिपल पूछ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट पूछ सकता है, हेडमास्टर है तो हेडलाइट पूछ सकता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, वो पहले जो शब्द के शुरुआत में जोड़ा गया है ये आपका उपसर्ग होगा। तो आपके समझ में उपसर्ग आ गया। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय उपसर्ग की ही तरह होता है, लेकिन प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में, अंत में जोड़ा जाता है। अब प्रत्यय में देखिए, जैसे इसमें है गढ़ंत, चलन, लड़ाई, मिलाप, ये चार प्रकार के, चार तरह के, चारों अलग अलग आपका प्रत्यय है। चारों में देखिए, इसके हम अगर जो साउंड देखें तो गढ़ंत, इसमें आता है अंत, तो इसमें प्रत्यय जो प्रत्यय होगा अंत होगा। चलन, तो इसमें क्या आता है अन, तो ये प्रत्यय अन होगा। लड़ाई, ई, तो ये आपका प्रत्यय होगा। मिलाप, आप, मिलाप, तो ये आपका प्रत्यय। अब आ गया इसमें ये जो है आपका देखिए, और इसमें है ये प्रत्यय तीन अलग किए हुए। अब इसको देखें तब अभी हमें समझ में, लड़ाका, आका, ये प्रत्यय। लुटेरा, एरा, लुटेरा, और कटहा, आहा, कटहा, तो कटहा जो है, कटहा में अब ये आपका कटहा, हा, लुटेरा, रा, लुटेरा, लाका, आका, ये जो आपका लास्ट में आता है ये आपका प्रत्यय हो गया। लेकिन ध्यान दें, इसमें चारों में और इसमें थोड़ा भिन्नता है। तो ये आपका भाववाचक प्रत्यय होता है, इसमें एक भाव है, ये है जो कृत है, मतलब एक कार्य ऐड है इसमें, से लड़ाका है, लुटेरा है, कटहा है, कैसा है। अब आपका आता है ये झूला, आ, फांसी, ई, ओढ़नी, नी, तो ये जो है इसमें प्रत्यय, ये इसमें क्या है, ये करणवाचक है, जो कि संज्ञा और क्रिया से जो दोनों है, इसमें संज्ञा क्रिया के साथ में है, तो ये आपका हो जाता है, ये करणवाचक प्रत्यय होता है। अब ये है टिकाऊ, टिकाऊ, और टिकाऊ में आओ, डरावना में डरावना, आना, डरावना, तो ये प्रत्यय हो जाएगा टिकाऊ, डरावना, ये आपका हो जाएगा प्रत्यय इसमें। मलिकाना, देखिए मलिकाना में मलिकाना, खाना प्रत्यय, डाक खाना में खाना प्रत्यय, पान दाना में दाना प्रत्यय, चौकीदार में दार प्रत्यय, हाथी में हाथीवान में हावान प्रत्यय। ये जो प्रकार के आपके हैं ये विदेशी प्रत्यय हैं। यहाँ पे भी समझ में आ गया, जैसे विदेशी था यहाँ पे विदेशी ये प्रत्यय हो गए, ये विदेशी प्रत्यय। सिंपल सी चीजें हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये समझें कि उपसर्ग जो होता है वो एक शब्दांश है जो कि वाक्य के शब्द के शुरुआत में प्रयोग किया जाता है, जबकि आपका प्रत्यय जो होता है वो प्रत्यय उस शब्द के लास्ट में प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना आपको। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे
पर्यायवाची और विलोम शब्द की बात करते हैं। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द पर हमें कुछ अध्ययन यहाँ करने की जरूरत नहीं है समय बिताने की, क्योंकि ये वीडियो हम लोग बहुत तेजी से हम ये क्लास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी पे ज्यादा टाइम हम लोग देंगे तो आगे जो डेट हमारा करीब है उसमें हमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते हैं कि एक शब्द का जो समानार्थी शब्द बोलते हैं, या पर्यायवाची या इंग्लिश बोले तो साइनोनिम्स, वो पर्यायवाची होता है। विलोम जो एंटोनिम्स होते हैं या तो उसके विपरीत जो शब्द होते हैं, उल्टा शब्द, जैसे मान लीजिए कोई राजा है तो उसका उल्टा रंग हो गया, अगर जो दिन है तो उसका उल्टा रात हो गया। तो ये तो सिंपल वर्ड आपके समझने के लिए है, बाकी इसमें से और तब पर्यायवाची और विलोम शब्द से पूछे जाते हैं, जिसका हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो जो जो जिस प्रकार से पूछा जाएगा उसका अध्ययन करते रहेंगे, जिससे कि आपके समझ में आता है कि आखिर किस प्रकार का यहाँ पे पर्यायवाची विलोम बनेगा। यहाँ कुछ समझाने की जरूरत नहीं। बात आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी पूछा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे कह दिया जाए कि जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे मतलब अमर, जो गली गली घूमने वाला घुमक्कड़, जो कभी झूठ ना बोलता हो सत्यवादी। तो ऐसे शब्द आएंगे, ये वाक्य होंगे, वाक्य के अंश, उसके लिए एक शब्द आपका प्रयोग करना है। तो आप इतना आपके पास दिमाग है और ये जान जाएंगे। अब हम पहुंच जाते हैं तद्भव और तत्सम पर। तो सबसे पहले हम तद्भव का अध्ययन करते हैं और उसके बाद तत्सम तद्भव दोनों को हम अध्ययन। पहले ये जान लें कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। आपको हम बताएं कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा कई अन्य भाषाओं की जननी, मतलब संस्कृत भाषा के शब्द जो होते हैं, ज्यों का भाषा जो प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया गया, मतलब कोई परिवर्तन किया गया, वो तत्सम कहलाया। और जिस शब्द का रूप बदल दिया गया, मतलब सिंपल समझिए कि बिगड़ा रूप, संस्कृत भाषा का एक शब्द का बिगड़ा रूप जो है वो आपका तद्भव होता है। अब हम अध्ययन करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे देखिए ये तद्भव है, तद्भव है आपका सांप, जबकि इसका शुद्ध शब्द होता है सर्प, ये आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव है। पूत, पूत कोई नहीं, ये बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत भाषा के शब्द का ये बिगड़ा हुआ रूप है, जबकि इसका शुद्ध होता है पुत्र। दूध, दूध तद्भव है, ये है दुग्ध, ये शुद्ध रूप है दुग्ध। ऊंचा, ऊंचा नहीं जबकि उच्च होता है, शब्द शुद्ध जो होता है उच्च होता है। तत्सम शुद्ध, तद्भव अशुद्ध, समझिए बिगड़ा हुआ रूप। काजल, काजल नहीं कज्जल होता है, इसका शुद्ध होता है। किरण, किरण नहीं बल्कि किरण होता है। तो दोनों को एक साथ रख के समझाने से क्या है, आपको थोड़ा समझ में आसानी से आ जाता है। जैसे जमुना, जमुना नहीं बल्कि यमुना, यमुना शुद्ध है और जमुना उसका बिगड़ा रूप, बदला, कन्वर्टेड, परिवर्तित रूप है। तपसी, तपसी नहीं बल्कि तपस्वी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि तद्भव है, कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे आपके समझ में आ जाएगा कि जो तद्भव है ये संस्कृत भाषा के शब्द का परिवर्तित रूप है, मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। जबकि तत्सम जो होता है वो संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसका ज्यों का त्यों नहीं रख दिया जाता, मतलब शुद्ध रूप होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि की। वर्तनी, देखिए वर्तनी मतलब क्या है, छोटे छोटे शब्द लिखे होते हैं और उसमें आपको ये ढूंढना रहता है कि कौन सही है कौन सा गलत है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक ऊपर लिख दिया जाएगा और उसमें दे दिया जाएगा ऑप्शन कि इसमें से कौन अशुद्ध है या कौन सा शुद्ध है, तो उसको ढूंढना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक अशुद्ध लिखा हुआ अंकक, जबकि अंकक नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए अंकित। अंतर कथा, अंतर कथा नहीं बल्कि अंतः कथा होना चाहिए। चक्षु, चक्षु छा में देखिए ये छा लगा हुआ छतरी वाला, जबकि ये नहीं बल्कि चक्षु ऐसे होना चाहिए, कक्षा वाला छा होना चाहिए। घृणास्पद, घृणा नहीं घृणास्पद होता है, री लगना चाहिए। बाजार, बाजार नहीं बल्कि बाजार होता है, इसको होना चाहिए। छंदोग्य, छंदोग नहीं छांदोग्य होता है। ये जो आप उपनिषद का अध्ययन किए होंगे हिस्ट्री में तो आपको समझ में आ जाएगा कि छांदोग क्या है। फिलहाल हमें उसको अध्ययन नहीं करना, बल्कि हमें ये देखना है कि छंदोग्य नहीं होता, छांदोग्य होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा वर्तनी। अब हम वाक्य शुद्धि की बात करते हैं कि वाक्य कैसे अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेरी लाल वाली कलम लाओ, या लाल वाली कलम लाओ। इसमें करना क्या है, मेरी लाल कलम लाओ, वाली को जब लगाने की जरूरत ही क्या है, सिंपल सी चीजें आपको बताना चाहिए कि मेरी लाल कलम लाओ।
धनुष उपयोगी शस्त्र है। धनुष जो होता है ये शस्त्र नहीं होता है बल्कि ये अस्त्र होता है। अस्त्र देखिए एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ एक और बात आता है, यहाँ लिखा हुआ है राम तथा राम का पुत्र बाजार गया। सही है, लेकिन बात क्या है, दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो वाक्य शुद्धि में है, कहीं आपका नाउन से शुद्धि पूछेगा तो कहीं सर्वनाम मतलब संज्ञा से, तो कहीं सर्वनाम से, कहीं विशेषता से, कि जिससे आपको सब में, इसीलिए कल के सिलेबस जो अभी शुरुआत में आज वीडियो के हम लोग सिलेबस पर चर्चा किए हैं उसमें ये बात है जरूर कि हमें संज्ञा से लेके अव्यय तक का हमें अध्ययन करना है। मतलब उसमें कहीं से भी पूछ सके, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे इंग्लिश बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका ज्ञान हमें नहीं रहेगा तो फिर हम जान ही नहीं पाएंगे। तो कह रहा राम तथा राम का पुत्र बाजार गया, नहीं, राम तथा राम का पुत्र नहीं, राम तथा राम तथा उसका पुत्र, राम तथा राम का पुत्र नहीं बल्कि उसका पुत्र यहां करना चाहिए, उसका, राम तथा उसका पुत्र बाजार गया। मेरे को वहां पहुंचना है, मेरे को कौन सी भाषा है, मेरे को वहां पहुंचना है, जबकि यहाँ पे मेरे नहीं मैंने मुझे वहां पहुंचना है, मेरे को नहीं होना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है। साधु 10 वर्षों से एक पैर पर खड़ा है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये शुद्ध है, इसमें कुछ अशुद्धि है ही नहीं। इसमें सिंपल सी चीजें हैं कि जब यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया 10, तो वर्षों यहाँ पे प्लूरल मतलब बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पे हमें वर्ष करना चाहिए। साधु 10 वर्षों से एक पैर पर खड़ा है, तो ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि वाक्य शुद्धि वर्तनी ये किस प्रकार से है, कैसे है, आइडिया आपको मिल गया होगा। बात करते हैं लोकोक्तियां। तो सबसे पहले हम देखें कि लोकोक्तियां होता क्या है। लोकोक्तियों की मतलब ऐसे समझ लीजिए कि सिंपल सा आप समझे कि कहावत, लेकिन ये ध्यान रहे कि कहावत जो होती है वो कहावत केवल कहावत होती है। लोकोक्तियां किसी न किसी घटना पर आधारित, पूर्व में घटित घटना पर आधारित होती है। लोकोक्तियों के साथ में जो लोकोक्तियां हैं वो क्या करता है, भाषा में सहजता, प्रभाव व सुंदरता लाती है। इसमें क्या होता है, सीधे जो लोकोक्तियां हैं ये सीधे हृदय चोट करती है। जैसे बोल दिया गया तो हृदय पर चोट आए। और नीति परक जो होगा और घटना पर आधारित है आपका लोकोक्तियां। मुहावरा और लोकोक्तियों को एक साथ हम समझ लें तो ज्यादा सही। लोकोक्तियां समझिए कि लोकोक्तियां का पूरा वाक्य जिसका अपना स्वतंत्र रूप से एक अर्थ होता है, जबकि मुहावरा अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है बल्कि एक छोटा सा वाक्यांश है, मतलब वाक्य का अंश है। अभी बाद में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस दोनों में जान लें। ये जो होता है मुहावरा जो है वो भाषा में रोचकता एवं प्रवाह लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है लोकोक्तियां हैं ये भाषा में सहजता, प्रवाह, सुंदरता लोकोक्तियों के द्वारा भी आता है। लेकिन मुहावरे की जो भाषा है वो प्राण शक्ति है। मुहावरा जो होता है वो भाषा की प्राण शक्ति होता है, मतलब भाषा में वो एक समझिए कि एनर्जी, जीव जैसे वो जीवांत, मतलब वो बोल देने के बाद उसमें समझिए कि एक अलग प्रकार की प्राण, जैसे मान के चलिए कि उसमें अलग उसका एक अर्थ हो जाए। जो मुहावरा होता है हम शब्दों में प्रचुर अभिव्यक्ति कर देता, मतलब मुहावरे में शब्द तो कम होंगे लेकिन बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं छोटे से ही बात में। जबकि लोकोक्तियां एक वाक्यांश है, वाक्य है और ये वाक्यांश है। तो अब हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, अभी समझ जाएगा आपको। लोकोक्तियां जैसे है कि अंधों में काना राजा। अब इसका अर्थ क्या होता है, अंधों में काना राजा, मतलब लगता है कि जैसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, जहां भी समूह हो, कम पढ़े लिखे के लोगों के बीच में एक थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति आ जाए तो वो अंधों में काना राजा हो जाता है अपने आप में। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि बिना परिश्रम किए कोई सफलता मिल जाए तो अंधे के हाथ बटेर लगना। शाम को ये सिंपल सी चीजें समझना है कि लोकोक्तियां पूरा एक वाक्य होगा जिसका अर्थ होगा, जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होगा, दोनों में डिफरेंस। ये जो लोकोक्तियां होगा ये कहीं ना कहीं किसी पूर्व में घटना पर आधारित होता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए लोकोक्तियां समझ में आ गया आपके। अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां पर कोई चीज ही ना हो तो उसको अंधेर चौपट राजा कहते हैं।
अधजल गई छलकत जाए। अच्छा, ज्ञान कम होता है वो ज्यादा बोले, जैसे मान के चलिए किसी पास ज्ञान की कमी होना और वो ज्यादा अपने आप दर्शित करे तो गई छलकत जाए, उसके लिए प्रयोग किया गया। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपना काम स्वयं करना सबसे अच्छा होता है, कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ से अगर जो कोई काम करते हैं तो सबसे बढ़िया है। अपनी ढपली अपना राग, मतलब सबके अपने अपने विचार, सब अपना गा रहे हैं। अपनी ढपली अपना राग, वो अपना गा रहा है। अरहर की टटिया गुजराती ताला, ये तो बहुत ही मशहूर उक्ति है, इसको आप जानते होंगे। अरहर की टटिया गुजराती ताला मतलब कहीं किसी कम वाले या कम कीमती वस्तु को की सुरक्षा में अधिक चीज को खर्चा कर देना, तो यही हो गया कि अरहर की टटिया गुजराती ताला। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों से मुसीबत से घिरना, ये आपका आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ से आपको ऊपर मुसीबत आ, तो उक्तियां उस पर बोला जाता है। अब ये बात करते हैं मुहावरे की। तो मुहावरा जो होता है अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास। मुहावरे का अर्थ बातचीत या अभ्यास, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो है वह वाक्य है जिसका विशिष्ट अर्थ होता है। विशिष्ट अर्थ वाक्य में आता है ये कि भाषा में रोचकता एवं प्रवाह लाने के लिए इसका मुहावरा का प्रयोग किया जाता है, और ये भाषा की प्राणशक्ति होती है और कम शब्दों में अधिक सी बातों को कहने का प्रक्रिया है ये मुहावरा। अब हम अध्ययन करते हैं मुहावरे के बारे में, जो देखते हैं। अंगार होना, अब ये वाक्यांश का एक अंश है अंगार होना। जैसे आप किसी को कहिए तो तुरंत क्रोधित जाए तो ये कहलाता है अंगार को, किसी क्रोध क्रोधित होना। अंगार उगलना किसी को भला बुरा ना। अंधाधुंध सोचे समझे कार्य करना। अंधे की घड़ी मतलब एकमात्र सहारा। अक्ल का अंधा, जिसके समझिए बिना कुछ विचार दीन ऐसे समझ कर गया, उसको कुछ ना सोचे कोई समझे। अंगारों पर चलना, परिस्थितियों से बना। अक्ल पर पर्दा पड़ना, अक्ल पर पर्दा पड़ने का मतलब कुछ समझना है, कोई चीज ऐसी हो जाए पर पर्दा पड़ गया, समझ में आ रहा है। अग्नि परीक्षा देने का मतलब कठिन परिस्थितियों से गुजरना। मगर करना, टाल मटोल का, किसी मगर करना, टाल मटोल का। आटा गीला होना, आटा गीलने का मुसीबत आ जाना। आप लोग सुने होंगे गरीबी में आटा गीला होता है, तो ये गरीबी में आटा गीला मतलब मुसीबत आ जाना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। उल्लू बनना, मूर्ख बनना। ऊंट के मुंह जीरा आता बहुत ज्यादा हो, थोड़ा चीज की प्राप्ति हो तो के मुंह में जीरा होता है। जैसे मान के चलिए फसल के लिए बारिश की जरूरत है, हल्का फुल्का फल जाए तो के मुंह में होता है। किताब का हमेशा किताब पढ़ना। कलेजा मुहाना मतलब अत्यधिक घबरा जाना या किलेबंदी करना, मतलब किसी का सुरक्षा करना जो होता है वो किलेबंदी करना कहता है। तो हमारे समझ में आज को जो आपका ये वीडियो था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपकी तैयारी भी आगे अच्छे से चल रही होगी। अभी का थोड़ा बहुत जो कुछ शेष भाग जैसे अलंकार हो गया और कुछ चीजें हैं जो छूटी हुई हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे फिर रीजनिंग और मैथ इन सब पर जो आपका सामान्य अध्ययन है ज्ञान है उस सब पर भी हम चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। उस हम आने वाले लास्ट के 5 से 2 6 7 डेज होंगे, उसमें हम बीएड के पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे कि जिससे अधिक से अधिक आपको तरीका मिल जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो आप लोग अगर जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों शेयर करें और जुड़ करके अध्ययन में लगे रहें। थैंक्स।